Dunyadari is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। आज के एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे एक थप्पड़ की कहानी जिसने कई देशों में सत्ता उखाड़ फेंकने की शुरुआत की। लेकिन इस बगावत के रास्ते कई ऐसे युद्ध भी शुरू हुए जिन्होंने हजारों लोगों की जान ले ली। कई युद्ध अब भी जारी हैं, उनमें ना कोई जीता ना हारा, लेकिन बर्बादी जमकर हो रही है। ये सब बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी है न्यूजीलैंड से। यहां बीते कई दिनों से कोरोना के नए मरीजों की संख्या इकाई में आ रही थी। इसके बाद न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डर्न ने ऐलान किया कि फिलहाल न्यूजीलैंड में कोरोना को खत्म कर दिया गया है। 28 अप्रैल से न्यूजीलैंड अपने यहाँ लॉकडाउन में हल्की छूट देने जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग अब भी जारी रहेगी। ज़्यादातर लोगों को अब भी घर पर रहना होगा, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि अभी कोरोना का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं माना जाना चाहिए। दूसरी सुर्खी ग्लोबल है। दुनिया भर में कोरोना के केस करीब 30 लाख हो गए। 2 लाख से ऊपर लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों की असल संख्या आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा होने की आशंका है। बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इंसानों ने जंगलों को खत्म करना बंद नहीं किया, अगर वन्य जीवों का घर खत्म करना जारी रहा, तो आने वाले दिनों में कोरोना से भी घातक और ज्यादा जानलेवा बीमारियां फैल सकती हैं। तीसरी सुर्खी रूस से है। वहां कोरोना के पुष्ट मामलों की संख्या 87,000 पार कर चुकी है। चीन, जहां से यह बीमारी शुरू हुई, उसने अब तक 85,000 केस बताए हैं। इस हिसाब से पहले अमेरिका और अब रूस दोनों चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। रूस में अब तक 794 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बड़ी खबर शुरू करते हैं। उत्तरी अफ्रीका में एक देश है ट्यूनीशिया। यहाँ एक फल वाला रहता था। उनका नाम मोहम्मद बुआजिजी। एक सकरी धूल फांकती सी गली में था मोहम्मद के 3 कमरों का छोटा सा घर। घर में रहते थे 7 लोग। बुआजिजी के फल बिकते तो पेट भरता। इसी शहर में रहती थी फैदा हामदी, अधेड़ उम्र की एक नगर निगम इंस्पेक्टर। 17 दिसंबर 2010 की सुबह ये दोनों किरदार यानी कि फैदा और मोहम्मद बुआजिजी आमने सामने आए। उस दिन बुआजिजी की रेहड़ी पर सेब सजे थे, मगर उनके पास म्यूनिसिपैलिटी का लाइसेंस नहीं था। इंस्पेक्शन के लिए निकली फैदा की दिनचर्या थी ये। उन्होंने बुआजिजी की रेहड़ी को जब्त कर लिया। बुआजिजी ने अपने सेब छीनने की कोशिश की। जवाब में फैदा ने सबके सामने उन्हें एक थप्पड़ मार दिया, और इस एक थप्पड़ ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि मिडिल ईस्ट के देशों में दशकों से जमे बैठे तानाशाहों के तख्त छिन गए। इंकलाब आ गया। कई देशों में बगावत शुरू हो गई। जंग होने लगी। इसी जंग का एक पन्ना यमन में भी खुला। इस पन्ने का एक बड़ा दिलचस्प अंक 26 अप्रैल को खेला गया। क्या? आज बड़ी खबर में आप वही जानेंगे। पर पहले थप्पड़ पर लौटते हैं। उस थप्पड़ के अपमान से छलनी बुआजिजी की जब कहीं नहीं सुनी गई, तो दोपहर होते होते उसने ऐन गवर्नर ऑफिस के सामने खुद को आग लगा ली। बुआजिजी ने 4 जनवरी 2011 को अस्पताल में दम तोड़ा। उसके साथ हुए बर्ताव ने असंवेदनशील सत्ता की पोल खोल दी। लाखों आंदोलनकारी सत्ता के आगे खड़े होकर लोकतंत्र और रोजगार जैसे अधिकार मांगने लगे। इस आंदोलन को नाम मिला अरब स्प्रिंग। ट्यूनीशिया से निकलकर यह आंदोलन कई अरब देशों में पहुंचा। इनमें से एक था सऊदी अरब की दक्षिणी सीमा से सटा एक बेहद गरीब देश यमन। पहले यमन के 2 हिस्से हुआ करते थे, उत्तरी यमन और दक्षिणी यमन। उत्तरी यमन पूर्व ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, जबकि दक्षिणी यमन अंग्रेजों के कब्जे में था। 1918 में ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने पर उत्तरी यमन अलग देश बन गया। वहाँ राजशाही थी। सत्ता में थे ज़यीदी, जो कि शिया समुदाय की एक शाखा से हैं। लेकिन 1962 में ज़यीदियों के हाथ से सत्ता छिन गई। विदेश से ट्रेनिंग पाकर लौटे यमनी सेना के अफसरों ने राजशाही खत्म करके एक गणतंत्र की नींव रखी। दूसरा हिस्सा ध्यान है ना आपको, दक्षिणी यमन,
वहां से साल 1967 में अंग्रेजों की रुखसती हुई और उन्होंने अपना नाम रख लिया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ सदर्न यमन। 1990 में आकर ये दोनों हिस्से जुड़ गए और बन गया रिपब्लिक ऑफ यमन। इस नए यमन में सुन्नी बहुसंख्यक थे, करीब 65 और 35% का अनुपात था सुन्नी और दूसरे समुदाय के बीच। बावजूद इसके राष्ट्रपति बने अली अब्दुल्ला सलेह, वो ज़ैदी शिया थे। जुलाई 1978 से उत्तरी यमन की सत्ता में बने हुए थे अब्दुल्ला। उनके राज में इतना भ्रष्टाचार था कि क्या शिया क्या सुन्नी कोई उनसे खुश नहीं था। अब एक तरफ भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ देश की खराब स्थिति, और इसके अलावा पड़ोसी सऊदी अरब जो चाहता था कि उत्तरी यमन से शियाओं का प्रभाव कम हो। इस वजह से सल्फी और वहाबी इस्लाम का प्रभाव बढ़ने लगा। वहां ज़ैदियों को इससे खतरा महसूस होने लगा। नतीजा ये हुआ कि 90 के दशक में ज़ैदियों की तरफ से शुरू हुआ हूती मूवमेंट। ये आंदोलन सऊदी और सालेह दोनों के खिलाफ था। सालेह के बारे में इनका कहना था कि वो भ्रष्ट हैं और देश लूट रहे हैं। सालेह के करप्शन से तंग आकर कई सुन्नियों ने भी उनका साथ दिया। फिर आया 2003 का बरस, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया। तब अरब के एक बड़े धड़े को लगा कि ये इस्लाम पर हमला है, इनमें हूथी भी शामिल थे। वो रेडिकलाइज होने लगे। इनका रोल मॉडल बन गया हिजबुल्ला, जिसने इजराइल को लेबनान से निकाल कर बाहर किया था। हिजबुल्ला के 3 मुख्य दुश्मन थे, सऊदी, अमेरिका और इजराइल। हूथी भी इन तीनों को अपना दुश्मन मानता था। नतीजा ये हुआ कि हूथियों को हिजबुल्ला से सपोर्ट मिलने लगा और इस रास्ते फिर ईरान ने भी उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इस तरह ईरान और सऊदी के प्रॉक्सी वॉर का अड्डा बन गया यमन, जहां पर एक गुट को ईरान सपोर्ट कर रहा है, दूसरे को सऊदी। सालेह को हूथी विद्रोहियों से खतरा बढ़ता दिखा। 2003 के बाद उनकी सेना बड़े स्तर पर उन्हें निशाने पर लेने लगी और इसमें सालेह का साथ किसने दिया? सऊदी अरब ने। और इसी क्रम में अरब स्प्रिंग आ गया तो हालात बदलने लगे। यमन में सालेह की सत्ता के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया। गैर भरोसेमंद माने जाने वाले सालेह को किनारे लगाने के हिसाब से सऊदी को भी ये माकूल मौका दिखा। उसके नेतृत्व में अरब देशों ने सालेह पर दबाव बनाया। इस वक्त यमन के उपराष्ट्रपति थे अब्दुराबू मंसूर हादी। उन्हें सऊदी के जोर देने पर सालेह ने अपना डिप्टी बनाया था। अब उसी सऊदी के दबाव देने पर नवंबर 2011 में सालेह ने हादी को सत्ता सौंप दी। हादी सुन्नी थे। सऊदी अरब के सपोर्ट करने की एक और वजह, दक्षिण यमन के रहने वाले थे। सऊदी को उनमें अपना भरोसेमंद साथी देख रहा था। सऊदी की सरपरस्ती वाली इस व्यवस्था से हूथी सहमत नहीं थे। उन्होंने अपना विद्रोह जारी रखा। 2014 में सालेह ने भी हूथी गुट से हाथ मिला लिया। जनवरी 2015 में हूथी विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। अब इन विद्रोहियों का अगला निशाना था दक्षिणी यमन स्थित अदन। ये सऊदी के लिए खतरे की घंटी थी क्योंकि उनकी दक्षिणी सीमा जुड़ी है यमन से। वहां ईरान समर्थक हूथी विद्रोहियों की सत्ता उनके अस्तित्व को चुनौती थी। ऊपर से उनका समुद्री व्यापार भी असुरक्षित हो जाता। सऊदी 2 तरफ समंदर से घिरा है। उसके पश्चिम में रेड सी है, पूरब में पर्शियन गल्फ है और दक्षिण यमन में स्थित अदन बंदरगाह के पास ही है बाब अल मंडाब जलसंधि। ये एक पतला रास्ता है पानी का जो कि रेड सी को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। अदन पर हूथी विद्रोहियों का कब्जा होने पर यह जलसंधि, ये रास्ता असुरक्षित हो जाता। जबकि दुनिया में समंदर के रास्ते कच्चे तेल का जो कारोबार होता है उसका एक बड़ा हिस्सा इसी जलसंधि से होकर जाता है। जिद्दा की तरफ जाने वाले और आने वाले सऊदी के जहाज़ों का एकलौता रास्ता है। यानी पर्शियन गल्फ वाली दिशा में ईरान तंग करेगा और दूसरी तरफ से ईरान का दोस्त हूथी घेरेगा सऊदी अरब को। ये सारे खतरे जोड़कर मार्च 2015 में सऊदी ने खुद हूथी विद्रोहियों पर हमला बोल दिया। सऊदी गठबंधन में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन भी शामिल हुए। सऊदी को लगा कुछ हफ्तों में ये जंग खत्म हो जाएगी। 5 बरस बीत गए, जंग जारी है। इन 5 सालों में यमन के अंदर कई मोर्चे खुल चुके हैं। कई पावर प्लेयर अपना अपना दावा लेकर खड़े हैं। शुरुआत में तो हूथी गुट के कॉमन दुश्मनों ने सऊदी का साथ दिया, मसलन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, शॉर्ट में STC, अदन में काफी मजबूत है। इनकी मदद से ही अदन पर कब्जा कर सका सऊदी। यहां हादी की सरकार बन गई। अदन को यमन की कार्यकारी राजधानी भी बना दिया गया। लेकिन जब यह सब हो गया
तब सारे बर्तन आपस में खड़कने लगे, सबको अपने अपने हित याद आने लगे। नतीजा ये हुआ कि सऊदी के समर्थन वाला हादी गुट और सऊदी को अदन पर कब्जे में मदद करने वाला एसटीसी आपस में लड़ने लगे। दिलचस्प हो गया खेल। एक तरफ सऊदी यूएई पार्टनर साथ मिलकर हूती विद्रोहियों से लड़ रहे, लेकिन जब लड़ाई लंबी खिंची तो दोनों में इनमें भी दरार आने लगी। यूएई को हादी में, जिन्हें सऊदी वालों ने सत्ता में बिठाया, दोबारा से स्कोप नहीं दिख रहा था, तो यूएई ने एसटीसी को सपोर्ट कर दिया। अभी मैंने आपको बताया, हादी के पीछे सऊदी अरब, एसटीसी के पीछे अब यूएई, जबकि सऊदी और यूएई आपस में दोस्त थे अदन पर हमले के वक्त, हूती विद्रोहियों पर हमले के वक्त। यूएई और सऊदी अरब के इस तरह अलग अलग लोगों को सपोर्ट करने से यमन में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। इनको लगा हूती विद्रोहियों के खिलाफ कहीं कमजोर न पड़ जाए लड़ाई। ऐसे में खिलाड़ियों ने आपसी लड़ाई भुलाने का फौरी तौर पर फैसला लिया। नवंबर 2019 में सऊदी ने हादी और एसटीसी के बीच एक समझौता करा दिया। दोनों की गठबंधन सरकार बन गई। सऊदी ने सोचा संकट टला, लेकिन ये उसकी गलतफहमी निकली। एसटीसी ने नवंबर वाला समझौता अब तोड़ दिया है। उसका कहना है कि न केवल अदन बल्कि दक्षिणी यमन के प्रांतों पर भी दूसरे अब उसकी हुकूमत होगी। सऊदी कह रहा है कि एसटीसी समझौता न तोड़े, और इस नई स्थिति में सऊदी और यूएई भी आमने सामने दिख रहे हैं, यानी एक और जंग की शुरुआत की तैयारी। यह था आज का दुनियादारी का एपिसोड। यमन की इस जंग में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। लाखों लोग भूखमरी की स्थिति में हैं। सूखी टांगों और मटके जैसे पेट वाले कुपोषित बच्चे यमन की पहचान बन चुके हैं। ऊपर से अब वहां कोरोना भी फैल रहा है। अगर मानवीय पक्ष सोचकर युद्ध खत्म होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। जानकारों का कहना है कि यूएई के बाद अब सऊदी भी इस युद्ध से थक रहा है। घरेलू मोर्चे पर भी उसके राज परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और तेल की गिरी हुई कीमतें और कोरोना, जिसके चलते धार्मिक पर्यटन पर भी रोक लगी, इनके चलते सऊदी अरब की स्थिति भी कमजोर हो रही है। सऊदी के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान का यमन की लड़ाई में शामिल होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उन्हें ये महंगा सौदा लग रहा है। फिलहाल जंग शुरू करना कितना आसान होता है, उससे कहीं कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है इसे ख़त्म करना। अमेरिका से पूछिए, अब तक अफगानिस्तान से नहीं निकल पाया। ये तब और मुश्किल होता है जब हूथी विद्रोही सामने हो और आपकी अपनी एकता में भी दरार पड़ चुकी हो। किसी को उसकी ज़मीन से बेदखल करना इतना आसान तो नहीं। दुनियादारी के बारे में आपका जो भी ख्याल हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। यदि लल्लन टॉप की ये नई पेशकश आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। शुक्रिया।